हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन 2020 में। आज हमारा जो सेशन है, जैसा आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है ये है आज का आपका सेशन। पार्ट 10 है और 1500 प्लस क्वेश्चंस का है। तो आज इस क्वेश्चन सीरीज को शुरू करते हैं। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 94 के अंतर्गत है। जैसा आपको पता भी है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो तब तक आपका पद पे बना रहेगा जब तक अपना नया अध्यक्ष चुन के नहीं आ जाता। या फिर क्या होता है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बना रहता तो फिर क्या करते हैं, उस दौरान क्या होता है, एक राष्ट्रपति एक व्यक्ति को जो सीनियर मोस्ट या सीनियर एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है उसको नियुक्त कर देता है, और जो वो व्यक्ति होता है वही व्यक्ति क्या करता है, संसद के अंदर एक प्रोटेम स्पीकर का काम भी करता है, और साथ ही वो लोकसभा के जो नए सदस्य चुन के आते हैं उन सदस्यों को क्या करता है, वो शपथ भी दिलवाता है लोकसभा सदस्य के रूप में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी किस में वर्णित है, अनुच्छेद 94 के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तारांकित पर्सन किन्हें कहते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है तारांकित पर्सनों वाला। तो तारांकित पर्सनों के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको। तारांकित पर्सन सबसे पहले तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, जिन पर्सनों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है, यानी कि जो भी सदस्य प्रश्न पूछता है तारांकित पर्सन, उसका उत्तर उसी समय चाहे तो उसको हम तारांकित पर्सन बोलते हैं। अब देखो तारांकित पर्सन होते क्या है, यानी कि कौन पूछता है। इसको पूछ सकते हैं भाई लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य पूछ सकता है। ठीक है, तारांकित पर्सन होते कौन से हैं, ये आपके मौखिक रूप से पर्सन होते हैं, मौखिक पर्सन होते हैं। जब भी कोई मंत्री किसी बिल या विधेयक को लेके आता है तो उसी के दौरान क्या कर सकते हैं, उनसे तारांकित पर्सन पूछे जा सकते हैं, और वो तारांकित प्रश्नों का जवाब उसी समय देते हैं, और ये मौखिक रूप से जवाब होता है। क्लियर है। उसके बाद अगर बात की जाए बेतारांकित पर्सन जो होते हैं ये कब पूछे जाते हैं, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहला जो घंटा होता है पर्सन काल। अब पर्सन काल जो होता है, पर्सन काल का टाइम पीरियड होता है आपका 11 से 12, यानी कि किसी भी दिन संसद की कार्यवाही का पहला घंटा 11 से 12 का वो पर्सन काल होगा। और पर्सन काल के दौरान आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पर्सन काल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पर्सन काल के अंदर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होते हैं आपके, उनके टाइप बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहला जो टाइप है आपका वो होगा आपका तारांकित पर्सन। ठीक है, तारांकित पर्सन। एक तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न कौन किसके ऊपर पूछे जाते हैं मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा याद रखना है। पर्सन काल जो होता है, पर्सन काल के दौरान पूछे जाते हैं आपके ये प्रश्न। क्लियर है। तो एक तो तारांकित पर्सन होते हैं। उसके बाद जो नंबर 2 होता है अतारांकित पर्सन। कौन से होते हैं भाई, अतारांकित पर्सन। और नंबर 3 होते हैं अल्प सूचना पर्सन। ठीक है, अल्प सूचना। तो ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इनके अंदर जो तारांकित प्रश्न होते हैं ये मौखिक रूप से होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, ये लिखित रूप से होते हैं। ठीक है, याद रखोगे। और अल्प सूचना वाले प्रश्न क्या होते हैं, अल्प सूचना वाले क्या होते हैं, ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनके लिए, ये वैसे तो मौखिक ही होते हैं लेकिन इनके लिए क्या होता है, सदन से कम पहले 10 दिन अनुमति लेनी होती है। इनके सदन से पूर्व 10 दिन अनुमति लेंगे तभी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्नों के साथ साथ मैंने आपको 2 टाइप और बता दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, क्लियर है, या लिखित। अच्छा, और अतारांकित प्रश्नों के जो तारांकित प्रश्न होते हैं ये मौखिक होते हैं। अभी मैंने आपको बताया है ना, तारांकित मौखिक होते हैं और अतारांकित कौन से होते हैं, लिखित होते हैं। उसके बाद है भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। तो भारतीय गणराज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 6 के अंदर दिया गया है। आपको भाग 2 के अंदर वर्णित है, भाग 2 के अंदर नागरिकता का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 5 से 11। तो ये 5 से 11 जो हैं इन सभी के अंदर क्या है, नागरिकता के वर्णन मिलता है। क्लियर है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो अनुच्छेद 6 है, इसके अनुच्छेद 6 के अंदर क्या है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड
नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 20 के अंदर। याद रखेंगे आप, अनुच्छेद 20 के अंदर। यानी कि वो क्या करेगा, चाहे एक ही व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति को दो व्यक्तियों को मार देता है। कई बार आपने देखा होगा मूवी में आपने कई बार कहते सुना होगा, भाई एक किसी का कत्ल करना है, एक व्यक्ति का कत्ल करना है तब भी उतनी ही सज़ा होगी, 2 का करना है तब भी उतनी होगी, 3 का करना है तब भी उतनी ही होगी। तो वही सेम बात है यहाँ पे, यानी कि एक ही तरह का अपराध है, सेम अपराध है, तो अगर उसको बार बार कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसके लिए संविधान के अंदर वही इतनी ही सज़ा है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए उसकी अनुशंसा आवश्यक होती है। तो किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? अगर नए राज्य के संबंधी कोई बिल पेश करना है तो उससे पहले जो राष्ट्रपति है उसकी अनुशंसा यानी कि उसकी अनुमति आवश्यक होती है। भाई क्लियर है? अब देखो, कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो वो क्वेश्चन आपने कुछ बच्चों ने तो जवाब दिया था, जैसे उस टाइम दिया था, एक नवनीत ने जवाब दिया था और एक रीनू ने जवाब दिया था। तो आप सभी क्वेश्चंस का आंसर किया कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी इसके बारे में आज का नेक्स्ट क्वेश्चन भी देंगे और कल वाले क्वेश्चन के बारे में भी आगे बताएंगे आपको। ठीक है। उसके बाद देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में मैंने आपको बताया भी था। 1953 के अंदर भाषाई आधार पे जो सबसे पहला राज्य बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था? इसके अंदर वो बनाया गया था आपका आंध्र प्रदेश, एक तेलुगु भाषा राज्य बताया था। उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका अध्यक्ष किया गया था न्यायमूर्ति फजल अली आयोग को। ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली को मतलब इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इसीलिए इसको बोलते हैं न्यायमूर्ति फजल अली आयोग। उसी आयोग की सहायता से क्या हुआ था, ये आयोग बना था जिसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था 1953 में गठित। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया गया, तो ये 1953 के अंदर गठित किया गया था। और लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, भाई दूसरा राज्य कौन सा था? तो पहला आंध्र प्रदेश बना था, उसके बाद दूसरा राज्य जो बना था 1960 के अंदर, मई 1960 में, वो बना था आपका महाराष्ट्र भाषा के आधार पर। फिर गुजरात की गुजराती भाषा की गई थी, ये भी 1960 के अंदर ही था। महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य थे ऐसे जो 1960 के अंदर बने थे, इनकी डेट भी सेम ही थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, महाराष्ट्र और गुजरात दूसरे और तीसरे नंबर के थे। क्लियर है? और सबसे अंतिम अगर बात की जाए तो सबसे अंतिम राज्य कौन सा बना था अपना? तेलंगाना बना था। तेलंगाना के बाद अभी तक कोई राज्य नहीं बना है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? तो अविश्वास प्रस्ताव पे जो भी परिचर्चा होगी तो उसके लिए जो परिचर्चा के लिए जो तिथि तय करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष ही क्यों करेगा अगर आपके मन में डाउट हो? क्योंकि ये लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन भी यही है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ये सिर्फ लोकसभा के अंदर लाया जाता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लेके कौन आता है? जैसे मैंने बताया था भी, एक विश्वास प्रस्ताव होता है और एक अविश्वास प्रस्ताव होता है। विश्वास प्रस्ताव तो जो बहुमत होता है, जिस दल का जो सरकार है, जिस सरकार बनी हुई है, तो यानी कि सरकार खुद पेश करती है विश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? तो ये करते हैं विपक्ष। जैसे आपको पता होगा 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर, यानी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी थी, टीडीपी, उन्होंने प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव वो किया था, पारित किया था, लेकिन उसको क्या हुआ था, अविश्वास प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था तो लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, तो बीच में ही आपका कैंसिल हो गया था अविश्वास प्रस्ताव। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे भी, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आता है और इसके अंदर विपक्ष की भूमिका भी क्या होती है? अगर आपसे पूछा जाए विपक्ष कौन होता है, तो विपक्ष के लिए कम से कम कोई भी पार्टी अगर विपक्ष बनना चाहती है तो उसके लिए कम से कम 1/10 यानी कि 1/10 यानी कि 1/10 सदस्य क्या होने चाहिए? कोरम, यानी कि 1/10 सदस्यों का जो कोरम होता है, उसी तरीके से 1/10 सदस्य कम से कम उनके पास टोटल सीट होनी चाहिए, कोई भी विपक्ष बनता है। तो वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर जैसे 500 आपकी 45 सीट है, तो 545 सीटों का 55 सीट 1/10 55 सीट बनती हैं। और 55 सीट की बात करें तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो लोकसभा के विपक्षी दल का नेता हो। तो अब की बार 17वीं और 16वीं लोकसभा की बात करें तो 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्षी दल का कोई भी नेता नहीं है। क्लियर है? उसके बाद देखो, नियंत्र महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? जो नियंत्र यानी कि कैग होता है, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक धन का संरक्षण, सार्वजनिक जो धन है उसका संरक्षक भी किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पूरा लेन देन होता है, पूरे पैसे का जो लेन देन होता है, संचित निधि से जो भी पैसा जाता है, उस सभी की क्या करता है? ये जांच करता है, उसका लेखा जोखा रखता है। ठीक है,
तो ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है लेखा जोखा अधिकारी, जो सबसे बड़ा लेखा जोखा अधिकारी होता है वो कौन होता है? आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है सार्वजनिक धन का रक्षक, संरक्षक। किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध है, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन से रीट जारी करता है? तो न्यायालय इसके लिए रीट जारी करता है हैवियस कॉर्पस, हैवियस कॉर्पस। तो ये आपकी न्यायालय रीट जारी करता है कोई भी नज़रबंदी के लिए, वो नज़रबंदी वैध है या अवैध, उसका निर्णय लेने के लिए। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं न्यायालय प्रतिषेध के बारे में। न्यायालय प्रतिषेध रीट किस उद्देश्य से जारी करता है? तो ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यानी कि उसके नीचे जो भी न्यायालय होता है वो अपने अधिकारक क्षेत्र से बाहर जाके कोई भी फैसला दे, बाहर जाके किसी भी मतलब फैसले के विरुद्ध अपने निर्णय सुनाए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा न्यायालय? क्या करेगा? प्रतिषेध रीट जारी कर देगा, ठीक है। किसके खिलाफ? ये उस अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ होगी। क्लियर है? फिर देखो 44वां संविधान संशोधन के बारे में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने, और आज आगे क्वेश्चन भी देंगे आपको। तो एक बार कल वाले क्वेश्चन की बात करें तो कल का जो भी क्वेश्चन था ना भाई, उस क्वेश्चन का आंसर जो भी देना था कल, तो वो किसी भी बच्चे का आंसर ठीक नहीं है, ठीक है। तो कल का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्वेश्चन आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो कब आपका पास, मतलब उसका उद्देश्य प्रस्ताव कब लेके आया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था वो आया था आपका 13, आप लोगों ने डेट लिखी थी 13 नवंबर, लेकिन वो गलत थी, 13 दिसंबर आएगा भाई, ठीक है। 13 दिसंबर 1946, ठीक है। क्योंकि पहली बैठक आपको याद नहीं है क्या? पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को। चलो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अभी क्वेश्चन वैसे तो कुछ और पूछना था, लेकिन अभी थोड़ा माइंड में यहीं से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो जो दूसरी बैठक हुई थी ना, दूसरी बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को, याद होगा आपको। विधानसभा की दूसरी बैठक हुई थी। इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ये भी याद होगा आपको। सारे इंटेलिजेंट है भाई, सभी को याद है, ठीक है। लेकिन अब आपको बताना क्या है, क्वेश्चन क्या है आज का? आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो दूसरी बैठक हुई थी ना, यहाँ पे 2 उपाध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष बने थे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों के दोनों उपाध्यक्ष का जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। अभी कर सकते हो, वीडियो के लास्ट में कर सकते हो, या फिर आप कल देख के भी कर सकते हो। इतनी रिलैक्सेशन दे दी है आपको इस क्वेश्चन के लिए भाई। 2 जो उपाध्यक्ष हुए थे ना, दोनों के नाम बताने हैं आपको, कौन कौन से वो 2 उपाध्यक्ष थे। दूसरी कैबिनेट मीटिंग थी आपकी, दूसरी विधानसभा की बैठक थी, तो उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इनकी विधानसभा की जो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस बैठक के अंदर जो स्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए थे 2, वो कौन कौन थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन जो था वो 1978 में किया गया भाई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 44वां संविधान संशोधन। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया? तो ये पहली बार जो फैसला दिया था, ये दिया था शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, ठीक है। फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों की जो विधायिका होती है उसके अंदर क्या क्या होता है? तो जैसे संसद के अंदर क्या होता है वही आपकी राज्य की विधायिका में होगा। अब संसद के अंदर क्या क्या होता है? आपका एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक राष्ट्रपति होता है। उसी तरीके से एक राज्यपाल होगा, एक विधानसभा होगी और एक विधान परिषद होगी। ये 3 चीज़ों से मिलकर आपकी राज्य की विधायिका बनती है, ठीक है। और केंद्र की विधायिका आपकी किससे बनती है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। फिर हम बात करेंगे कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो इसकी सहायता करता है राष्ट्रपति की मंत्री परिषद। आज का सेशन नए बच्चों कैसा लग रहा है आपको? जो बच्चे आज नए जुड़े हैं या फिर 1-2 दिन से जुड़े हैं तो बताएं भाई कैसा सेशन चल रहा है आपको? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर आप ये कहते हो कि और भी ज़्यादा डिटेल में करवाऊँ प्रत्येक क्वेश्चन को, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, 2-4 पार्ट फालतू बन जाएंगे 1500 क्वेश्चन के, कोई बात नहीं है, हम बना देंगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, हम हर रोज़ यही कोशिश करेंगे कि आपकी जो वीडियो होगी वो 25 और 30 मिनट के बीच में होगी। हर रोज़ इतना ही टाइम मतलब कोशिश करते हैं, चाहे वो वीडियो कितनी ही लेंथी हो, एक क्वेश्चन को कितना ही हम डिस्कस करें, तो हमारा कोशिश ये रहेगी 25 से 30 मिनट बहुत हो जाते हैं आप लोगों के लिए। भाई इतना डिस्कस कर लेते हो आप, एक सब्जेक्ट के ऊपर इतना टाइम दे देते हो, तो आपका ये सब्जेक्ट आपका कभी भी किसी भी पेपर में आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे,
ठीक है। तो जल्दी से आप अपनी राय बताना। आज की वीडियो के अंदर अगर और ज़्यादा डिटेल में करवानी है तो और भी करवा देंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि एक जो टॉपिक है, एक टॉपिक जैसे हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में, तो अनुसूचियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ लेके आएंगे और वो आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। एक बार मैं 1500 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा ना, फिर आप लोगों की प्रैक्टिस करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर आप करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा क्वेश्चन करने का। अभी इसलिए थ्योरी करवा रहे हैं डिटेल में, और साथ में आपकी थ्योरी क्लासेज भी चल रही हैं। उधर थ्योरी क्लास चलेंगी, इधर ये थ्योरी क्वेश्चन के चलेंगी, और फिर आपको ये दोनों चीज़ें कर लोगे तो फिर आप जब तैयारी करोगे नेक्स्ट एग्जाम, कोई भी एग्जाम आ जाएगा जब आपका, तो उस दौरान आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वन डे आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कौन सा था हमारा? प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? तो ये दोनों के दोनों है ना, न्यायिक प्राधिकरण के संदर्भ में किए जा सकते हैं। जैसे आपने बताया था मैंने थोड़ी देर पहले भाई, प्रतिषेध ये अधीनस्थ न्यायालयों को किया जाता है, उसी तरीके से उत्प्रेषण होता है आपका। ये दोनों के दोनों कब किए जाते हैं? जब कोई भी इनके अधीनस्थ कोई न्यायालय होता है और वो अपने अधिकार सीमा से बाहर जाके कोई फैसला करता है, तो उस दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में होते हैं। भाई कोई भी न्याय करने वाला प्राधिकारी है तो वो जो भी फैसला लेगा तो उसको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, भाई हमारा जो अंडर में जितनी पावर है उसी का यूज़ करेंगे। क्लियर है? विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को है। कोई भी आयोग अगर गठित करना है तो वो आयोग कौन गठित करेगा? चाहे जैसे आपने देखा होगा किसान आयोग होते हैं, वित्त आयोग होते हैं, या फिर कोई भी आयोग है, तो वो सारे आयोग कौन गठित करता है? केंद्र स्तर पर जितने भी आयोग होते हैं वो आपके राष्ट्रपति करता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक आपको पता ही है 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन याद आ गया अभी मेरे को, आपको बता देता हूँ। देखो ये जो पहली बैठक थी ना, इसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों बनाया गया था भाई उनको? अब आप कहोगे वो सबसे बुजुर्ग थे। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही है तो आपने, सबसे बुजुर्ग थे, सबसे ज़्यादा मोस्ट सीनियर पर्सन थे, इसलिए बना दिया। लेकिन क्यों, कहाँ से लिया उन्होंने ये स्रोत, कहाँ से सीखी ये बात, क्या मन में आया था उनको कि उसी को बनाया जाए? तो ये जो इन्होंने प्रणाली ली थी ना, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये इन्होंने फ्रांस से प्रेरित होकर ली थी। कहाँ से ली थी? फ्रांस से प्रेरित होकर ली थी। ठीक है, तो फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर ली थी। ये बात याद रखना, ये आपको यूनिक क्वेश्चन है। इस तरह का यूनिक क्वेश्चन आपको थोड़े से मदद देते हैं कई बार। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? तो महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ था? जब भारत आपका आज़ाद हो गया था 1947 के बाद, तो उसके दौरान देखो भारतीय की जो सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूस के कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि 1947 में भारत वैसे तो आज़ाद हो गया था, लेकिन भारत पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं माना गया। पूर्ण रूप से आज़ाद क्यों नहीं माना गया? क्योंकि उसको माना गया है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या किया? भारत ने सारी चीज़ें अपनी बना ली। किसी भी देश का संविधान नहीं रखा, किसी भी देश का कुछ भी नहीं रखा, उन्होंने सारी देशों से इकट्ठा करके अपना संविधान बना लिया, सारी चीज़ें कर ली। तो इस वजह से हम मानते हैं कि उन्होंने जो अपने रूप से एक गणराज्य के रूप में जो फैसले लेने लगा, गणराज्य के रूप में जो भारत उभरा है, वो 26 जनवरी 1950 को उभरा है। इससे पहले वो जैसे कुछ अंग्रेज़ों के अधीन भी रहा है, कुछ उनका 1950 तक। और हम बात करें तो रूस का भी उन्होंने कुछ विधानमंडल है, उनको रूस के अकॉर्डिंग भी उन्होंने कार्य किया है। तो ये सारी बातें उस चीज़ से रिलेटेड है, थोड़ा सा आपको समझने की भी ज़रूरत है इसको। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो जो संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र है ना, उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक भारत की जनता है। ठीक है, भारत की जनता से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, भारत को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? सत्ता हस्तांतरण का सबसे पहले सर्वप्रथम उपयोग किया गया था, वो क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा किया गया था 1942 के अंदर। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में, तो इतना ही बहुत है। उसके बाद आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 32 को कहा गया है, और ये अनुच्छेद 32 आपका मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। मौलिक अधिकार आपके जैसे वर्तमान में 6 हैं, और उन 6 के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अनुच्छेद 32 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 32 के अंदर क्या बताया गया है?
भाई इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। और अनुच्छेद 32 किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है आपका संवैधानिक अधिकारों का उपचार, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ें दी गई हैं आपके अनुच्छेद 32 के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे संविधान के भाग 3 की। तो संविधान के भाग अगर 3 की बात करें तो इसके अंदर क्या है, मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वर्तमान में कितनी है, ये पूछा गया है। तो इसके अंदर जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? मौलिक अधिकार देखो सिर्फ 6 रह गए हैं। 7वां जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार, ठीक है, समता का भी बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 14 से 18, ठीक है। फिर हम बात करेंगे दूसरा जो है स्वतंत्रता का, ठीक है। और इसके अंदर जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 19 से लेके आपके 22 तक, क्लियर है। फिर हम बात करेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ मैं एक बार, इसको इरेज कर लेंगे भाई, साथ के साथ में इरेज करना पड़ेगा ना, थोड़ी सी इसको साथ के साथ में इरेज कर लेंगे तो थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। 2 बता दिए मैंने आपको, एक आपका हो गया है समता का अधिकार और दूसरा नंबर 2 आपको बताया है मैंने स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे अधिकार के बारे में, ये आपका होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। महिलाओं वाला केस इसी के अंदर मिलता है भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसके अंदर जो अनुच्छेद होते हैं वो कौन से हैं? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अब देखो भाई, आपको एक अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। देखो अनुच्छेद 24 के अंदर क्या बताया गया है, जब मौलिक अधिकार कराऊंगा तब तो बताऊंगा ही, अभी भी बता देता हूँ। बालकों के नियोजन का प्रतिबंध होता है इसमें। बालकों के नियोजन का प्रतिबंध का मतलब क्या है भाई, कोई भी बच्चा है, ठीक है, 14 वर्ष से कम बच्चा है, 14 वर्ष से उसकी आयु कम है, तो वो बच्चा क्या है, कोई भी कारखाना है उसके अंदर काम नहीं कर सकता है। किसी भी जोखिम भरी जगह पे उसको नियुक्त कर दिया जाए तो वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। ऐसे व्यक्ति को जुर्माना, जेल दोनों चीज़ें हो सकती है, यानी कि जेल, सज़ा और जुर्माना दोनों चीज़ें हो सकती है अगर कोई ऐसा करता है। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बाल श्रम को लेके। उसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकार, बता रहा था ना आपको 6, तो 6 में से हमने बता दिया समता का अधिकार बता दिया आपको, दूसरा बता दिया मैंने स्वतंत्रता का, तीसरा बता दिया मैंने आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब नंबर 4 की बात करेंगे। तो नंबर 4 आपका कौन सा होता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। नंबर 4 में धार्मिक स्वतंत्रता होती है। और नंबर 5 की अगर बात करें तो ये होता है आपका संस्कृति और शिक्षा का, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा के लिए। और अंतिम और लास्ट जो है वो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा है, ठीक है। इसके अंदर आपका कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद आपका आता है 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनुच्छेद 32, 33, 34, ठीक है, और 35। तो ये आपके अनुच्छेद आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार में, क्लियर है। क्योंकि आपका भाग 3 में टोटल अनुच्छेद कौन से हैं? 12 से 35 हैं, ठीक है, 12 से 35 हैं। तो मैंने भाग आपका जो 3 है वो कंप्लीट करवा दिया है एक किस्म से आपका, ठीक है, भाग 3 है आपका कंप्लीट ही हो गया है ये। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 38 में है। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था? ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो भारत का जो संविधान था वो संविधान सभा ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा इसको स्वीकार किया है, ठीक है। भारत के किन राज्य का पृथक संविधान है? अब किसी भी राज्य का अलग से संविधान नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर के जो भी क्वेश्चन थे ना भाई, मैं डिलीट करने सारे के सारे भूल गया, ऐसे ही मैंने कॉपी पेस्ट कर करके इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो जम्मू कश्मीर में जहाँ पृथक संविधान है वहाँ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये सारे के सारे क्वेश्चन जम्मू कश्मीर के अपवाद हैं तो छोड़ देते हैं। अब देखो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती हैं भाई? अनुच्छेद 312 के अंदर यूपीएससी की अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। 3 अखिल भारतीय सेवाएं मैंने आपको बताया था, IAS, IPS और IFS, ठीक है। तो ये आपकी सेवाएं होती हैं। तो इनको जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है।
इसके बाद हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है। राष्ट्रपति की अगर बात हो ना, फिर तो संसद का कोई भी सदन करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति की अगर बात हो, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हो, तो कोई भी सदन करेगा। और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, उसके अंदर भी सदन का कोई भी सदन कर सकता है, संसद का कोई भी सदन, ठीक है। तो संसद का कोई भी सदन कर सकता है। लेकिन अगर बात हो उपराष्ट्रपति की, तो वहाँ सबसे पहले राज्यसभा में जाएगा। फिर हम बात करते हैं राज्यपाल अध्यादेश जारी कब करता है, जब राज्य विधानसभा अवकाश हो, यानी कि जो राज्य की विधानसभा है वो अवकाश पे हो या आपकी भंग कर दी जाए, तो उस दौरान क्या कर सकता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग करता है, राज्यपाल 213। और राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो 123, ठीक है। राष्ट्रपति 123 के अनुसार, राज्यपाल 213 के अनुसार। फिर हम देख लेते हैं, चलो एक पेज और करते हैं आज। केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है, तो ये ऋणों पर ब्याज का भुगतान होता है, जो सबसे बड़ा भाग होता है इस मद का। एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, तो किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती, ठीक है। तो कोई भी एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय, यानी कि जो भी सत्र न्यायालय होते हैं, जिला लेवल पे होते हैं, जिला न्यायालय जो होते हैं, ठीक है, तो उसको तब तक फांसी नहीं दी जाएगी जब तक उसका हाई कोर्ट उसके पुष्टि ना कर ले, भाई उसको वेरीफाई ना कर ले। क्लियर है। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की स्थिति के अंदर घोषणा कब कर सकते हैं, तो जो आपातकालीन की स्थिति होती है वो कब होती है, जब युद्ध या किसी को युद्ध की धमकी मिले, यानी कि जब किसी भी देश से भारत को युद्ध हो जाए, भारत का किसी भी देश के साथ, या भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, या फिर युद्ध की धमकी मिल जाए, तो उस दौरान क्या कर सकता है, राष्ट्रपति इमरजेंसी 352 के अनुसार लगा सकता है। फिर हम बात करेंगे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया था, तो BN राव ने किया था, ठीक है। BN राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। उसके बाद है संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उसकी कार्यवाही में अधिकारत भाग ले सकता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। भारत का जो महान्यायवादी होता है ना, वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वो कोई भी कार्यवाही होती है, कोई भी बैठक होती है, सभी बैठकों में भाग ले सकता है वो। लेकिन उसे क्या है, बोलने का अधिकार दिया गया है, मत देने का अधिकार नहीं दिया। बोलने का अधिकार उसे हर जगह है, लेकिन क्या मत नहीं दे सकता वो, ठीक है। फिर मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है, ये केवल और केवल राष्ट्रपति को है। और मृत्युदंड जो माफ करता है जिसके अनुसार, वो राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 72 ग के अनुसार। क्लियर है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निश्चय कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसका क्या करेगा, उसका सुझाव करेगा, ठीक है भाई, क्या किया जाए। उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 61 के अनुसार है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। और अनुच्छेद, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो आर्टिकल 52 के अंदर मिलता है, ठीक है। उसके बाद है किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है। भाई किस राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति, कोई भी राज्य है और मान के चलो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर जो राज्यपाल है वो अनुपस्थित है, तो उस दौरान जो हम उनकी राज्यपाल के जो भी कार्य थे उसका निर्वहन कौन करेगा, तो जो भी पड़ोसी राज्य का राज्यपाल होगा उसको अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाएगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई भी एक राज्यपाल है उसको अन्य राज्यों का कार्यभार सौंप दिया जाता है, ठीक है, तो आपने ऐसा देखा होगा। उसके बाद जैसे कप्तान सिंह सोलंकी के द्वारा सौंपा गया था, कप्तान सिंह सोलंकी को ये सौंपा गया था हरियाणा के अंदर, अगर आपने याद हो तो, इससे पीछे जो राज्यपाल थे हरियाणा के। उसके बाद हम बात करते हैं जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करेगा, तो संसद पारित करेगी भाई। यानी कि कोई भी राज्य है, जैसे हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन चल रहा है, ठीक है, अनुच्छेद 356 लागू है, तो उस दौरान क्या होगा, आपकी विधानसभा तो भंग होगी, विधानसभा तो अवकाश पे रहेगी, विधानसभा तो आपकी चलेगी नहीं, तो उस दौरान जो भी आपका बजट पेश करेगा राज्य का, वो कौन करेगी, संसद करेगी। क्लियर है। तो आज का ये सेशन था भाई, सेशन कैसा लगा है आपको एक बार कमेंट करके बताएं। और आज की वीडियो के अंदर जो आपको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन आपको मैं दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूँ। क्वेश्चन में आपको मैंने दिया है, क्वेश्चन देने की जल्दी ना करें, क्वेश्चन देना जल्दी आपका अच्छा नहीं होता, क्योंकि कल जल्दी की थी 2 बच्चों ने तो वो गलत हो गया जल्दी में, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप आराम से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को सोच के दो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं
आज का क्वेश्चन जो है वो विधानसभा की जो दूसरी बैठक थी, उस दूसरी बैठक के अंदर जो 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे। ठीक है, आज के क्वेश्चन का जवाब देना है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर जो भी नया बच्चा जुड़ा है या नहीं जुड़ा तो कोशिश करो उसको जोड़ने की, भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ पाओ। और हर रोज़ एक छोटी सी कोशिश किया करो कि हर रोज़ आप एक बच्चे को जोड़ा करो। भाई हर रोज़ अगर एक बच्चा नया जुड़ता है तो तभी हमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा और आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलता नज़र आएगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चों से डिस्कशन ज़्यादा होगा और डिस्कशन ज़्यादा होगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा, और हमें डिस्कशन से ही रिजल्ट लेना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके जीडी से ही जितने क्लियर होंगे, यानी कि ग्रुप डिस्कशन जितना ज़्यादा बेटर होगा उतने ही आपका क्वेश्चन सोल्व भी होंगे, लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी भी याद में मेमोरी के अंदर भी लॉन्ग टाइम तक सेट रहेंगे। क्लियर है? तो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए अपना। मैं सभी डाउट्स आपके कमेंट में बाद में देख के आपको रिप्लाई करूंगा जैसा भी उचित समझा जाएगा। और जो मैंने कल आपका व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है तो उन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको समय समय पे सभी एग्जाम्स के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कोई भी एग्जाम्स की अपडेट है उसके रिगार्डिंग, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके अंदर बॉयज़ भी हो सकता है, कोई गर्ल्स भी हो सकती है, कोई भी आपत्ति नहीं है मुझे। भाई आप लोगों को आपत्ति है तो अगर आप उसी के तरीके से आप अपने ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, भाई टेलीग्राम के ऊपर कोई भी ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन व्हाट्सएप पे थोड़ा सा रहता है। अगर आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हैव ए गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।